a confirmed subsurface event. Shockwave propagating. आपने वॉर्स के बारे में तो सुना होगा, इंडिया पाकिस्तान का यूज, रसिया यूक्रेन का वॉर, जहां टैंक्स, फाइटर जेट्स और आर्मीज आमने सामने आती है। लेकिन क्या आप एक ऐसी वॉर्स देखी है जहां पे दुश्मन आपकी देश की ही ट्रैफिक कैमरास को आपको ट्रैक कर रहा हो, जहां अमेरिका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मिलिट्री को गाइड कर रहा हो और एक 60 सेकेंड की स्ट्राइक और देश के सबसे ताकतवर इंसान को मिट्टी में मिला दे। 28 फरवरी 2026 यह वह तारीख है जिसने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei को तेहरान के एक हाई सिक्योर्ड अंडरग्राउंड बंकर में मार दिया। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने कहा ऑपरेशन रोअरिंग लायन। आज हम किसी हवाई थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, हम उन डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, लीक्स और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियंस और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स के आर्टिकल्स का एनालिसिस करेंगे जो बताते हैं कि इजराइल की यूनिट 8200 मोसाद, अमेरिका के CIA, NSA ने मिलकर एक डिजिटल डिकैप्शन को कैसे अंजाम दिया। हम समझेंगे कि इस पूरे प्लानिंग को, स्ट्राइक के प्लानिंग को प्लान करने में वो कौन सी AI मॉडल्स और प्लेंटियर के सॉफ्टवेयर ने डेटा को प्रॉपरली एनालिसिस करने में हेल्प किया। आइए इस माइंड बेंडिंग जियोपॉलिटिकल स्पाई ऑपरेशन को डिटेल में समझते हैं। किसी भी सक्सेसफुल असैसिनेशन का फाउंडेशन वेपन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस होती है, या वो छोटी हो या बड़ी किलिंग हो। यहाँ पर तो खamenei की बात थी। खamenei की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट थी और टाइट थी कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो लगभग 500 मीटर जमीन के नीचे बंकर में रहते थे। तो इजराइल ने इसे कैसे किया? यहाँ एंट्री होती है इजराइल की इलाइट साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट 8200 की। फाइनेंशियल टाइम के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों से इजराइल के ने तेहरान के लगभग सारे ट्रैफिक कैमरास को हैक करके रखा था। यह वही कैमरा थे जो ईरान की गवर्नमेंट अपने ही लोगों और प्रोटेस्टर को ट्रैक करने के लिए लगाए थे। इजराइल ने इन कैमरास के फीड्स को तल अवीव और साउदर्न इजराइल के सर्वर पर रीडायरेक्ट कर दिया था। खamenei ज्यादातर अपना समय बंकर में ही बिताते थे। खamenei के पर्शर स्ट्रीट कंपाउंड के पास एक कैमरा था। उसी कैमरा के एंगल को यूज करके यूनिट 8200 ने उनके बॉडीगार्ड, जिनका नाम वली ई अमर था, उनके पैटर्न्स ऑफ लाइफ को ट्रैक करना चालू किया। उनके आने जाने का रास्ता, ड्यूटी आवर्स, प्राइवेट गाड़ियां, हर एक चीज को वो ट्रैक कर रही थी। इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस नाम की एक मैथमेटिकल टेक्निक का यूज किया गया, जिसमें बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को पार्स करके टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन निकाली गई। लेकिन सिर्फ कैमरा काफी नहीं थे, इस इंटायर नेटवर्क को ग्राउंड पे वेरीफाई करने का काम मोसाद और अमेरिका की CIA ने ह्यूमंस एसेट्स ने किया। US की NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने IRGC के एनक्रिप्टेड सिग्नल को डिक्रिप्ट किया और इजराइल के यूनिट 9900 ने सैटेलाइट इमेज के थ्रू अंडरग्राउंड बंकर्स का 3D मैप तैयार किया। यानी जमीन से लेकर स्पेस तक एक इनविजिबल जाल बिछा दिया गया था। यह पहली बार था जब किसी कॉन्फ्लिक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काइनेटिक किलिंग चेन मतलब अटैक प्लानिंग में इतने बड़े लेवल पर यूज किया गया। US डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने एंट्रोपिक के क्लाउड AI को प्लेंटियर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया। क्लाउड का एक स्पेशल मिलिट्री वर्जन है जिसे क्लाउड GOV कहा जाता है। उसमें क्लासिफाइड इंटेलिजेंस फीड की गई, सैटेलाइट इमेजेस को और बैटल्स कम्युनिकेशन को प्रोसेस किया गया। जहां एक इंसान को डेटा को एनालाइज करने में हफ्ते लग जाते हैं, AI ने सेकेंड में टैक्टिकल ऑपरेशन और बैटलफील्ड प्लान को जनरेट करके दे दिया। ध्यान देने वाली इजराइल के लिए इतने बड़े अटैक को प्लान करना और 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करना इतना इजी नहीं था। इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को पहले ही किसी एक हाई प्रोफाइल टारगेट पर टेस्ट किया था जहां पे वो 100% एक्यूरेसी के साथ सक्सेसफुल हुए थे। मैं अभी आपको कुछ डिटेल बताऊं जिन्हें आप सुनकर एकदम हैरान हो जाओ कि भाई इजराइल ऐसा भी काम करता है। मतलब लगेगा आपको कि हॉलीवुड स्टोरी चल रहा है। समय था 2020। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत स्पीड से आगे बढ़ा रहा था। वह यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिए थे
90-95% तक एनरिच करने के बाद वह न्यूक्लियर बॉम्ब में उसका यूज कर सकता है। इसराइल को यह बात पता चलता है। इसराइल पता करता है कि इसके पीछे टॉप लीडर कौन है। इसके पीछे टॉप लीडर थे मोहसिन फखरजादे। वह एक दिन अपने घर से कहीं बाहर जा रहे थे अपने कार पे। इसराइल एक प्लान बनाता है जिनमें उनको मारने का प्लान रहता है। इसराइल क्या करता है कि एक सैटेलाइट कंट्रोल बेल्जियन FN मैक गन का यूज करता है, जो कि एक ट्रक पे प्लान था। वह गाड़ी में थे, गन ट्रक पे प्लान था और गन सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा था। कोई इसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसराइल और ईरान के सिग्नल के बीच में 1.6 सेकेंड का डिले था। इस डिले को गाड़ी की स्पीड को कॉम्पनसेट करके सारी चीज को मैच करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे इस वे में यूज हुआ था कि उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ गया था। वह कुछ काम को बहुत अच्छे से करता था, जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन का काम बहुत अच्छे से करता था। आप उसे एक फेस दोगे, दूसरे फेस से कंपेयर करने बोलोगे, वो कंपेयर करके बता देगा यह फेस उस फेस से मैच करता है कि नहीं और कितने % तक मैच करता है। तो इसीलिए AI का यहाँ पे यूज हुआ था। इन सब चीजों का यूज करके, और जो मोहसिन फखरजादे थे जो कार में कहीं बाहर जा रहे थे अपने वाइफ के साथ, उनको उन पे फायर होता और वो मर जाते हैं। उसी गाड़ी में उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी और उन्हें कुछ नहीं होता है। सोचिए आप, मतलब किस लेवल में इजराइल अपने अटैक को प्लान कर रहा है और उसको 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर रहा है। अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं। जुलाई 2024, इस्माइल हैनिये एक हमास के टॉप पॉलिटिकल लीडर है। यह तेहरान के एक हाईली सिक्योर्ड IRGC गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जहां पे उनको मारा गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार बॉम्ब को महीनों पहले ही उस गेस्ट हाउस में प्लांट कर दिया गया था। मतलब सोचिए एक गेस्ट हाउस में कितने सारे रूम होते हैं और एक स्पेसिफिक रूम में बॉम्ब को प्लांट किया गया होगा। और जैसे कि इजराइल को पता था कि हैमनिये आएंगे और उसी रूम में रुकेंगे और इसी रूम में बॉम्ब को ब्लास्ट करना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से पहले हैमनिये का रूम का AC खराब हो गया था, जिसकी वजह से हैमनिये रूम के बाहर आ जाते हैं। तो जो इस इजराइल का ऑपरेटर थे जो उन्हें मॉनिटर कर रहे थे, वह पैनिक में आ जाते हैं कि बॉम्ब को अब डेटोनेट कैसे किया जाए। पर AC ठीक होते ही कुछ देर के बाद हैमनिये वापस रूम में आते हैं, बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है और हैमनिये मारे जाते हैं। थर्ड केस है सितंबर 2024 की। हसन नजरल्ला, इन्हें ट्रैक करने के लिए इजराइल की यूनिट 8200 ने टीवी के रिमोट कंट्रोल में माइक्रोफोन्स और स्मार्ट कार के डेटोनेटर्स को हैक कर लिया था। उनके आवाज और उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। इन 3 असैसिनेशन से साबित कर दिया गया था कि इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क ईरान में डीपली पेनिट्रेट कर चुका है। अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डेट 28 फरवरी 2026। CIA के ग्राउंड सोर्स और AI एनालिसिस ने कंफर्म कर दिया था कि खमनेई और उनके टॉप कमांडर्स, जिसमें सिक्योरिटी चीफ अली लकरजनी और आर्म फोर्स चीफ शामिल थे, पैस्चर स्ट्रीट के बंकर में मीटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक शुरू होने से ठीक पहले एक साइबर वॉरफेयर ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। यूनिट 8200 ने उस एरिया के सभी सेल टावर को इस तरह डिस्टर्ब किया कि नेटवर्क डाउन नहीं हुआ, बल्कि हर कॉल पर लाइन बिजी आने लगा। इससे बॉडीगार्ड किसी को भी वार्निंग नहीं दे पाए। इसके बाद यूज हुआ ब्लू स्पैरो मिसाइल। यह कोई आम मिसाइल नहीं है, इसे F-59 जेट ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया। यह मिसाइल स्पेस की एज, मतलब कि 100 किलोमीटर ऊपर तक जाती है और वहां से मैक 5+ की स्पीड से, मतलब हाइपरसोनिक स्पीड से वर्टिकल ट्रेजेक्टरी में नीचे आती है। इस स्पीड और एंगल की वजह से ईरान का एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है S-300, S-400, वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। आसमान से एक साथ सटल जेट F-35 और ब्लू स्पैरो मिसाइल्स गिरी। सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अंडरग्राउंड बंकर तबाह हो गया। इससे एक हमले में खमनेई की 40 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर मारे गए और खमनेई भी इसी में मारे गए। इस स्ट्राइक में खमनेई का मौत हो गया, जिसे ईरान के ही न्यूज चैनल ने कंफर्म किया कि स्ट्राइक में खमनेई मारे गए हैं। उसके बाद मोस्तफा खमनेई, जो कि उनके ही बेटे हैं, उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। कई दिन बीत जाने के बाद भी मोस्तफा को पब्लिक में नहीं देखा गया। सिर्फ उनके नाम की एक रिटन स्टेटमेंट टीवी पर दिखाई गई, जिसने डाउट क्रिएट कर दिया। US डिफेंस सेक्रेटरी PT हेक्स्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मोस्तफा खमनेई भी उस स्ट्राइक में बुरी तरह जख्मी और
डिसफिगर्ड हो चुके हैं। एक्सपर्ट इस सिचुएशन को स्क्रॉडिंगर कैट्स बोल रहे हैं कि नया लीडर जिंदा है भी या नहीं किसी को पता नहीं। इस असैसिनेशन ने प्रूव कर दिया कि फ्यूचर वॉरफेयर में बॉर्डर्स और वॉल्स आपको नहीं बचा सकती। अगर आपका डेटा दुश्मन के पास है तो आप बंकर में कहीं भी कितने भी नीचे छुपे हो, आप सेफ नहीं हो। एक देश की इंटरनल सर्विलेंस ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एआई को वॉरफेयर और मिलिट्री में यूज करना एक ग्लोबल रूल्स बनाने चाहिए, या फिर आने वाले वक्त में वॉर सिर्फ कंप्यूटर और एल्गोरिदम के आधार पर लड़ी जाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह डिटेल्स रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्चुअल डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।